Hello friends, welcome to S Tutors Academy. I am Vikram Kumar. Today I will teach you models. So first हम ये देखेंगे कि मॉडल्स होते क्या हैं। जैसे मैंने वर्ड्स बोला मॉडल्स, तो इस वर्ड को जब आप माइंड में रखते हो तो आपको क्या महसूस होता है कि मॉडल्स होते क्या हैं। क्या कभी आपने देखा है कि मॉडल्स की परिभाषा क्या होती है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, इसके क्या प्रकार होते हैं और कौन से मॉडल कहाँ कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो आज हम इन सब चीज़ों को ही पढ़ेंगे, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मॉडल्स। MODALS, ये क्या है? मॉडल्स। ठीक है, तो देखिए हमें इसकी कोई डेफिनेशन नहीं पता है, लेकिन फिर भी हम इसे समझने की दृष्टि से क्या करते हैं, MODALS को लिख लेते हैं। अब जैसे हमें हमारे माइंड में एक मैपिंग करनी है कि मॉडल्स एक्चुअल में होते क्या हैं, तो इन्हें समझने के लिए हमारे पास एक सिंपल सी ट्रिक है कि मॉडल्स होते क्या हैं। तो देखिए, M का मीन्स मोरालिटी, मीन्स नैतिकता। O फॉर ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का क्या मतलब होता है? दायित्व या बाध्यपूर्ण कर्तव्य। D फॉर ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब क्या होता है? कर्तव्य। अब देखिए, यहां पे बाध्यपूर्ण कर्तव्य, यहां पे कर्तव्य। इट मीन्स कि बाध्यपूर्ण का मतलब क्या होता है कि किसी ऐसे कर्तव्य के बारे में आपको बताया जाए या रियलाइज करवाया जाए जिस पर या तो कोई कानूनी दबाव हो या उसे जोर देकर बताया जाए। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। A फॉर होता है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब सबको पता होता है क्या होती है? योग्यता। L फॉर लीगल एडवाइस। लीगल यानी कानूनी, एडवाइस यानी सलाह। कानूनी सलाह, या इसी को हम कहते हैं वैध मत। सलाह देना या किसी के मत के अनुसार किसी बात को रखना। S मीन्स सजेशन। सजेशन का मतलब सुझाव। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसके थ्रू मॉडल्स की एक सिंपल परिभाषा बनाते हैं। जब कभी भी आपके माइंड में मॉडल्स वर्ड आए तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना, MODALS, कि ये इसकी वर्ड मीनिंग होती है। ठीक है, हमने इसको ट्रिकी तरीके से क्या कहा है? M फॉर मोरालिटी, O फॉर ऑब्लिगेशन, D फॉर ड्यूटी, A फॉर एबिलिटी, L फॉर लीगल एडवाइस और S फॉर सजेशन। ठीक है, तो इससे हम देखो डेफिनेशन बनाते हैं। मॉडल, a model is a word that defines the quality of morality, obligation, duty, ability, legal advice and suggestion. It means it's called models. ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि मॉडल्स को परिभाषा में अगर आप बताना चाहते हो तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ओके, अब इनके बारे में बात करते हैं कि मॉडल्स में मैंने इन्हीं वर्ड का यूज क्यों किया। तो देखिए, जब कभी भी हमें कोई नैतिक शिक्षा देता है तब हम नैतिकता को बताने के लिए क्या यूज करते हैं? मोरल वैल्यूज का। जैसे आपको किसी ने कहा यू ought to obey your parents. You ought to obey your parents.
मीन्स यू ये आप हो। अब आपको कोई नैतिक सलाह दे रहा है या नैतिक कर्तव्य बता रहा है, क्या कह रहा है आपसे? यू ought टू ओबे योर पेरेंट्स। क्या कहा उस आदमी ने कि आपको, ought टू का मतलब होता है चाहिए, ओबे यानी आज्ञा, आज्ञा का पालन करना, योर यानी आपकी या आपके, पेरेंट्स यानी माता पिता। तो जैसे जिन स्टूडेंट्स को पढ़ने में दिक्कत होती है कि जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, अब आप कहोगे कि सर हमें ये सेंटेंस पढ़ना नहीं आता, कि हम इंग्लिश में बहुत ही कमज़ोर हैं, तो ऐसे विद्यार्थी थोड़ा ध्यान दें। जैसे आपको पता है यू का मतलब होता है तुम, ought टू को मॉडल्स में बोलते हैं चाहिए, ओबे का मतलब क्या होता है? आज्ञा का पालन करना या आज्ञा मानना। यू का मतलब क्या होता है? सॉरी, योर का मतलब क्या होता है? तुम्हारे, तुम्हारी। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? पेरेंट्स है तो पेरेंट्स के लिए क्या आएगा? तुम्हारे। पेरेंट्स मीन्स माता पिता। ठीक है, इतना आपको आता है। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में क्या है? यू ought टू ओबे योर पेरेंट्स। इट मीन्स यहां पे इंग्लिश में सेंटेंस लिखा हुआ है, मैंने इंग्लिश सेंटेंस का केवल अभी क्या किया है? केवल इसका मैंने ट्रांसलेशन किया है कि इनका मीनिंग क्या होता है। तो यू का मतलब तुम, ought टू चाहिए, ओबे आज्ञा का पालन करना, योर तुम्हारे, पेरेंट्स यानी माता पिता। तो जरा ध्यान देना कि जिन विद्यार्थियों को समझने में, सेंटेंस पढ़ने में दिक्कत होती है तो वो कैसे पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट होता है उसे एज इट इज लिख दीजिए, यू यानी तुम, तुमको मैंने लिख दिया। अब पीछे जाइए और जो मीनिंगफुल फ्रेजेज होते हैं या जो मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं उनको आपको इकट्ठा लिखना है। जैसे योर पेरेंट्स, पेरेंट्स योर्स नहीं बोलते हम कभी भी, तो हम क्या लिखेंगे? योर पेरेंट्स का मीनिंग। तो योर पेरेंट्स का मीनिंग क्या होता है? तुम्हारे माता पिता। तो हम क्या लिखेंगे? तुम या तुम्हें, क्योंकि यू का मतलब भी तुम और यू का मतलब भी क्या होता है? तुम्हें। तो तुम्हें तुम्हारे माता पिता। ठीक है, यहां तक कि मैंने बताया कि तुम्हारे माता पिता लास्ट में है। अब ये देखिए कि तुम्हारे माता पिता के आगे क्या लिखा हुआ है, तो उसको लिख दीजिए। तुम्हें तुम्हारे माता पिता की, क्या आगे क्या है? आज्ञा का पालन, सॉरी अब पालना कर दिया, इसको पालन लिखना है, पालन करना। ठीक है, ये लिखा हुआ है। और लास्ट में क्या है? चाहिए। तो लास्ट के चाहिए को सबसे लास्ट में लिख दीजिए। तो देखिए यहां पे सेंटेंस था हमारे पास इंग्लिश में, और ये जो सेंटेंस बना है अब ये है हिंदी में। तो इट मीन्स जिन विद्यार्थियों को इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी के सेंटेंस में ट्रांसलेशन करने में प्रॉब्लम होती है तो वो इस तरीके से पहले उनका मीनिंग निकाल लें। फिर सबसे पहले सब्जेक्ट को एज इट इज रख लें, जैसे मैंने बताया तुम या तुम्हें होता है यू का मतलब, तो हमने तुम्हें को यहाँ पे लिख लिया और पीछे से उसे उल्टा बना के हमने सेंटेंस को सीधा बना दिया। तो जैसे क्या बना हमारा सेंटेंस? तुम्हें तुम्हारे माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? मॉडल्स। अभी मैंने आपको मॉडल्स की डेफिनेशन बताई है और नैतिकता के बारे में बताया। सेंटेंस क्या सेंटेंस था हमारा? सेंटेंस था यू ought टू ओबे योर पेरेंट्स। मीन्स कि आपको किसी ने मोरल सजेशन दिया है या नैतिक कर्तव्य के बारे में बताया है कि तुम्हें तुम्हारे माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जो क्या है? एक मोरल सजेशन होता है। तो ये क्या शो करता है? हमारा मॉडल्स को शो करता है, क्योंकि इसमें किसको यूज किया जा रहा है?
ought to का। अब आगे देखते हैं। देखिए इसी तरीके से ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, एबिलिटी, लीगल और सजेशन, इनके बारे में भी मैं आपको एग्जाम्पल्स में समझाऊंगा। लेकिन पहले देखते हैं कि हमारे पास मॉडल कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे पास इंग्लिश में 2 प्रकार के मॉडल्स होते हैं। टाइप 1 के होते हैं प्योर मॉडल्स, और दूसरे टाइप के होते हैं सेमी मॉडल्स। अब आप कहोगे कभी हमने मॉडल्स को इस तरीके से समझा ही नहीं है कि मॉडल के भी काइंड्स होते हैं। तो देखिए प्योर मॉडल्स कौन से होते हैं और सेमी मॉडल्स कौन से होते हैं। प्योर मॉडल्स तो वे मॉडल होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब के समान ही मॉडल्स के रूप में काम करते हैं, ठीक है। और सेमी मॉडल कौन होते हैं? सेमी मॉडल वो होते हैं जिनमें किसी वर्ब को ही क्या बना दिया जाता है, मॉडल बना दिया जाता है। तो जरा देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के जैसे ही मॉडल्स कौन सी होती हैं। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले आता है कैन। कैन के बाद में कुड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड और नीड नॉट। तो देखिए ये जो हमारे मॉडल्स हैं, सॉरी नीड नहीं, इसकी जगह आएगा ought to। देखिए ये जो हमारे मॉडल हैं ये प्योर मॉडल इसलिए हैं क्योंकि इन्हें कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ में यूज नहीं किया जाता। जैसे इज, कैन, आर, शैल, हैव में। क्या आपने कभी इस तरीके से किसी सेंटेंस में इनका जिक्र होते हुए देखा है? इट मीन्स इसका मतलब ये होता है या तो आप हेल्पिंग वर्ब को ही सेंटेंस में रखिए या फिर आप इस मॉडल को ही सेंटेंस में रखिए, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि प्योर मॉडल्स वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर काम करें, ठीक है। जैसे क्या कौन कौन से हो गए? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और ought to। अब जरा देखते हैं सेमी मॉडल्स। तो सेमी मॉडल्स को पढ़ने से पहले देखिए मैं बताता हूं, इसके साथ हम नीड का यूज कर सकते हैं। किस फॉर्म में? आईएनजी फॉर्म में। हैड के साथ या हैव के साथ हम यूज्ड का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आर के साथ देखिए नीड हो गया, यूज्ड हो गया, और आर के साथ हम डेयर शब्द का, वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए यहां पे क्या है, नीड, यूज्ड और डेयर सब क्या है, वर्ब हैं, ठीक है। तो कॉमन सा फैक्टर है कि सेमी मॉडल्स वो होते हैं जिनमें कोई वर्ब किसके रूप में काम करे, मॉडल्स के रूप में काम करे। तो यहां पे जो हमारी जो वर्ब्स हैं इनको हमने क्या मान लिया, मॉडल्स। तो देखिए अब हमारे पास सेमी मॉडल्स कौन से हैं। सेमी मॉडल्स में पहले आता है नीड और नीड नॉट, देन बाद में आता है यूज्ड टू, और लास्ट में आता है डेयर। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल मॉडल्स कितने होते हैं, टोटल मॉडल होते हैं 13। मींस प्योर मॉडल्स कितने होते हैं, 10, प्लस सेमी मॉडल्स कितने होते हैं, 3,
तो टोटल हमारे पास मॉडल्स कितने हो गए? 13। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अब जरा इनका यूज़ देखते हैं कि इनका यूज़ किस तरीके से होता है, कि हेल्पिंग वर्ब के जगह मॉडल्स का क्यों यूज़ किया जाता है और वर्ब को ही मॉडल क्यों मान लिया जाता है, इनके पीछे रीज़न क्या होता है। तो पहले हम इनको देखते हैं। इसे मैं ट्रिक्स के द्वारा समझाता हूं। जैसे ट्रिक 1, सभी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और अब ट्रिक के द्वारा समझिए कि मॉडल्स में कौन सी ट्रिक होती है, कि मैं किस ट्रिक से आपको समझाऊंगा कि मॉडल्स के अंदर भी हम ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ट्रिक देखिए, सपोज कीजिए कि यहां पे कोई ब्लैंक है, कोई सेंटेंस हमें दिया गया है और सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? ब्लैंक से। देन उसके बाद में कंप्लीट सेंटेंस लिखा हुआ है और उस सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है? फुल स्टॉप। तो यहां पे क्या आएगा? सेकंड देखिए, कोई सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस के शुरू में क्या है? ब्लैंक है और लास्ट में क्या आ रहा है? क्वेश्चन मार्क आ रहा है। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर प्लीज शब्द का यूज किया गया है। किस वर्ड का यूज किया गया है? प्लीज। तो जब प्लीज वर्ड का यूज किया जाए किसी सेंटेंस में, तो ब्लैंक वाली जगह पे क्या यूज किया जाएगा, इसे भी हम देखेंगे अभी। नंबर 3 पे है, यदि कोई सेंटेंस दिया गया हो और ओनली क्या हो यहां पे? क्वेश्चन मार्क। केवल क्या है? क्वेश्चन मार्क। और यहां पे क्या हो? ब्लैंक। तो इस जगह पे कौन सा मॉडल्स का यूज किया जाएगा, इसको भी देखेंगे। और लास्ट में है, यदि कोई सेंटेंस लिखा हुआ हो और लास्ट में और उस सेंटेंस के लास्ट में या तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज किया जाए या क्वेश्चन मार्क भी आ जाए, तो यहां बिगिनिंग में जो ब्लैंक दिया गया है कि इसकी जगह क्या यूज किया जाएगा। तो अब थोड़ा आप गैस कीजिए, सोचिए कैसे, कौन से मॉडल है जिनका यूज यहां पे किया जा सकता है। आपके पास ऑप्शन में मैं देता हूं टोटल मॉडल्स, 13 मॉडल्स। ऑप्शन में हो गए हमारे पास कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, एटसेट्रा। इट मीन्स प्योर मॉडल्स भी और सेमी मॉडल्स भी। तो आपके पास सारे ऑप्शन है, बताइए कि इनमें क्या आएगा। ठीक है, अब समझने में दिक्कत आ रही है तो अब इस ट्रिक को अच्छे से समझिए और इसे नोट डाउन कर लेना कि जब कभी भी ऐसे पैटर्न से कोई क्वेश्चन किया जाए, मीन्स कि सेंटेंस के स्टार्ट में ब्लैंक आए और लास्ट में फुल स्टॉप आए, तो हमेशा शुड का यूज किया जाएगा। किसका यूज होगा? शुड का यूज होगा। ठीक है, पहले वाले पैटर्न में क्या हुआ? मीन्स बिगिनिंग में तो ब्लैंक आए, लास्ट में फुल स्टॉप आए, तो आप किसका यूज करोगे? शुड का यूज करोगे। अभी हम इसे एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, कोई सेंटेंस दिया हुआ है, बिगिनिंग में क्या आ रहा है? ब्लैंक आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है? क्वेश्चन मार्क। और जोर देके किस चीज के बारे में बोला गया है कि ऐसे सेंटेंस के अंदर प्लीज का भाव आए या रिक्वेस्ट विद या इसको हम कह सकते हैं रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट। मीन्स कि सेंटेंस के अंदर किस चीज का भाव हो? रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट का भाव हो। तो जब कभी भी ऐसा कोई सेंटेंस हो और जो मॉडल्स की डिमांड करे, तो हमेशा किसका यूज किया जाएगा? कुड का
या कैन का। ओके, अभी जस्ट केवल माइंड में रखिए कि कुड और कैन का यूज मैंने आपको समझाया है। अभी किस तरीके से अप्लाई होगा इसको मैं एग्जांपल्स में समझाऊंगा। नेक्स्ट देखिए, सेंटेंस के शुरू में क्या आ रहा है, ब्लैंक, लास्ट में क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे क्वेश्चन के टाइप में या तो विल का यूज होगा या वुड का यूज होगा। ठीक है, या तो विल का यूज होगा या वुड का यूज होगा। ठीक है, इसे ध्यान रखिए, माइंड में रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे लास्ट का है, यदि सेंटेंस के स्टार्ट में क्या है, ब्लैंक आए, लास्ट में क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या क्वेश्चन मार्क आए, तो देखिए दोनों ही चीज आ रही हैं। ऊपर तो क्या था, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, यहां क्वेश्चन मार्क के साथ प्लीज, यहां ओनली क्वेश्चन मार्क, और यहां पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड क्वेश्चन मार्क। जब ऐसी कंडीशन हो तो मे एंड माइट, इन दोनों ही मॉडल्स का यूज हम कर सकते हैं। ओके, जरा एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब जो मैंने अभी आपको बताई है ट्रिक, उनके एग्जांपल्स देखते हैं। शुरू में क्या है, ब्लैंक, आई हेल्प हिम, ब्लैंक, आई हेल्प हिम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जरा देखिए, ब्लैंक, आई हेल्प हिम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, क्या है यहां पे, ब्लैंक है। अब जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी, तो क्या आएगा यहां पे बताइए, शुड। ओके, क्यों आएगा शुड, क्योंकि लास्ट में क्या नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्या आ रहा है, फुल स्टॉप आ रहा है। अब आपको सोचना नहीं है, अभी केवल इस ट्रिक को याद रखना है कि सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है। आपने केवल क्या देखा, सेंटेंस पढ़ा भी नहीं, आपने क्या देखा, पैटर्न देखा कि स्टार्टिंग में क्या था, ब्लैंक था, और लास्ट में क्या था, फुल स्टॉप। तो आपने क्या लगाया है यहाँ पे, शुड। अब जरा आप देखते हैं, शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए। आई का मतलब क्या होता है, आई मीन्स मैं। हेल्प का मतलब क्या होता है, मदद करना। मदद करना या मदद करनी। हिम का मतलब क्या होता है, उसका या उसकी। टू सॉल्व, देखिए जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज किया जाए और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो, तो इसे हम टू बी वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, टू बी वर्ब कहते हैं। जब ऐसी टू बी वर्ब्स हो तो इस वर्ब्स के अंत में किस वर्ड का जिक्र होता है, ने शब्द का जिक्र होता है। टू सॉल्व, सॉल्व यानी हल करने, हल करने में या हल करने। तो देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, ने वर्ड आ रहा है। दिस क्वेश्चन, दिस को हम अलग नहीं कर सकते, क्वेश्चन को हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा एक फ्रेज है। मीन्स आप मान सकते एक छोटा सा ग्रुप है, दिस क्वेश्चन। दिस का मतलब होता है यह या इस, लेकिन यह कब किस कंडीशन में होता है, जब दिस सब्जेक्टिव केस में हो, और जब ऑब्जेक्टिव केस में आए तो यह का भी यूज कर सकते हैं या इसका भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पे सबसे ज्यादा किसका यूज होता है, इसका यूज होता है। क्वेश्चन मतलब सवाल। तो जिन्हें पढ़ने में दिक्कत होती है, यह उनके लिए लिखा है मैंने। देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां शुड किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब के समान मॉडल्स का काम कर रहा है।
हेल्पिंग वर्ब्स के समान किसका काम कर रहा है? मॉडल्स का काम कर रहा है। तो एक बात याद रखना, जब कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो या मॉडल से स्टार्ट हो, क्या कहा मैंने? जब कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो या मॉडल से स्टार्ट हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम हमेशा किससे स्टार्ट करते हैं? क्या से। हिंदी में जब ट्रांसलेट करते हैं तो ऐसे सेंटेंस को हम किससे स्टार्ट करते हैं? क्या से स्टार्ट करते हैं। मीनिंग हमें पता है कि शुड का मतलब चाहिए होता है, लेकिन हम चाहिए से स्टार्ट नहीं करेंगे। इस चाहिए को हम सबसे लास्ट में रखेंगे। और हमारा देखिए, मैंने क्या बताया था पहले आपको कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को इसके जस्ट बाद में लिख दीजिए, या ये सोच के देखिए कि हमें सबसे पहले किसको रखना है? सब्जेक्ट को रखना है। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? मैं। अब लास्ट में जाइए, मैं इस सवाल हल करने में उसकी मदद चाहिए। तो देखिए क्या हो, आपको क्या फील हो रहा है कि जैसे सेंटेंस नहीं बन रहा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, क्या मैं इस सवाल को, तो इसके साथ किसका यूज होगा? को वर्ड का। क्या मैं इस सवाल को, कभी कभी सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए वर्ड्स लगाने होते हैं। क्या मैं इस सवाल को हल करने में, क्या है इसके बाद पीछे से? हल करने में। क्या मैं इस सवाल को हल करने में उसकी मदद कर। देखिए अभी भी हमारा सेंटेंस नहीं बन रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्या मैं इस सवाल को हल करने में उसकी मदद करना चाहिए। तो देखिए क्या होगा, क्या मैं इस सवाल को हल करने में उसकी मदद करनी चाहिए। तो ये सेंटेंस सही नहीं बैठ रहा। तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो आई था, आई में से हम मैं को हटाएंगे और मैं का हम दूसरा यूज लेंगे कि मैं को भी हम क्या कहते हैं? मुझे। तो हम मैं के स्थान पे किसका यूज करेंगे? मुझे। तो क्या बनेगा सेंटेंस देखिए, क्या मुझे इस सवाल को हल करने में उसकी मदद करनी चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा ही आई का मतलब मैं ही हो। तो मैंने पहले मैं इसलिए लिखा था ताकि आपको सेंटेंस को डिफाइन करते समय ही बताऊं कि मैं का यूज हमेशा आई का यूज मैं में ना लीजिए, कभी उसका यूज मुझे भी या मुझे के रूप में भी लेना चाहिए। तो क्या सेंटेंस बना है, मैंने क्या बताया? सबसे पहले यदि कोई हेल्पिंग वर्ब हो या मॉडल हो तो पहले किससे स्टार्ट होंगे? वो क्या से स्टार्ट होंगे। तो क्या सबसे पहले लिख दीजिए, फिर जो हमारा सब्जेक्ट है उसे एडजेक्टिव उतार लीजिए। ठीक है, अब सब्जेक्ट को लिखने के बाद में पीछे जाइए और पीछे से मीनिंगफुल जो भी हमारे वर्ड्स होते हैं उसे सीधा करके लिख दीजिए। तो हमारा इंग्लिश से क्या बन जाएगा? हिंदी में सेंटेंस बन जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। तो सेंटेंस क्या बना? क्या मुझे इस सवाल को हल करने में उसकी मदद करनी चाहिए। आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट मैंने आपको बताया था शुरू में क्या हो? ब्लैंक हो, सेंटेंस लिखा हुआ हो। तो ये सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हम ले लेते हैं। शुरू में रिक्त स्थान आ रहा है, यू गिव मी योर पेन प्लीज। अब आपने क्या देखा ये सेंटेंस के अंदर? देखिए शुरू में क्या आ रहा है? ब्लैंक आ रहा है, रिक्त स्थान आ रहा है, और इस सेंटेंस के अंदर क्या यूज किया जा रहा है? प्लीज। और आपको बोल दिया जाए
कि 13 मॉडल्स में से 13 मॉडल्स में से ऐसा कौन सा मॉडल होगा जो सूटेबल होगा। तो जब कभी ऐसी कंडीशन आए और प्लीज वर्ड आप देख लो और क्वेश्चन मार्क भी साथ में हो, तो हमेशा किसका यूज होगा? कुड का यूज होगा। अगर कुड का यूज करते हो तो कुड फॉर्मल रिक्वेस्ट, फॉर्मल रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट को शो करता है। फॉर्मल रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट को शो करता है, इस चीज को याद रखिएगा। लेकिन यदि आप कहोगे कि कुड का यूज ना करके अगर हम कैन का यूज करें, कैन का यूज करें, तो कैन का यूज हम तभी कर सकते हैं जब हमारा किसी पर 100% क्या हो? प्रभुत्व हो, ठीक है, या हमारी पावर हो कि हम किसी से कुछ भी कह सकते हैं। तो कैन क्या करता है? कैन उसमें फ्रेंडली नेचर को दर्शाता है, फ्रेंडली नेचर को दर्शाता है। तो इसलिए हम कैन का यूज कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? जब ये यू आपका कोई जानकार हो या आपका कोई फ्रेंड हो, ठीक है, या जिससे आपके रिलेशन बहुत ही अच्छे हो, तो उनसे फ्रेंडली तरीके से कोई चीज मांगने के लिए आप किसका यूज कर सकते हो? कैन का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर सेंटेंस को अच्छे से पढ़ोगे और ये चीज ध्यान में रखोगे कि प्लीज और क्वेश्चन मार्क दिया जा रहा है, तो आप किसी भी एग्जाम में देख लीजिएगा, यदि प्लीज आता है और प्लीज के साथ क्वेश्चन मार्क आता है, तो वहां पे एक ऑप्शन होता है कुड का, तो वही ऑप्शन ऐसे सेंटेंस में यूज किया जाता है, ठीक है। तो दूसरी हमारे ट्रिक का फॉर्मेट था। तो क्या बना सेंटेंस हमारा? कुड यू गिव मी योर पेन प्लीज। अब वही चीज जिन्हें अगर पढ़ने में दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने वापस से वही चीज दिखाई थी, ये समझाई थी कि पढ़ना कैसे है। क्या करोगे? सबसे पहले कुड से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस। कुड क्या है? मॉडल्स। अभी क्या बताया? यदि कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो या मॉडल से स्टार्ट हो, तो सबसे पहले वो किससे स्टार्ट होगा? क्या से स्टार्ट होगा। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं कि यदि कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो या मॉडल से स्टार्ट हो, तो क्या से स्टार्ट होगा। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब के आगे WH वर्ड लग जाएगा, तो इसका पैटर्न बदल जाएगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए क्या क्यों लिखा है हमने, क्योंकि कुड से स्टार्ट हो रहा है। कुड क्या है? हमारा मॉडल जो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। जो चीज हेल्पिंग वर्ब के जैसे काम करे, या मॉडल्स हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, उससे सबसे पहले क्या लगाते हैं हम? क्या। फिर हम क्या देखते हैं? हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है हमारा? यू। तो यू को लिख दीजिए। यू का मतलब क्या होता है? तुम। यू का मतलब क्या होता है? तुम। क्या तुम। अब पीछे जाइए, इस प्लीज को भी रहने दीजिए, क्योंकि यहां पे हमारा सेंटेंस एंड होता है। ये प्लीज को हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, या तो क्वेश्चन मार्क के पीछे लगा सकते हैं, या सेंटेंस के आगे भी लगा सकते हैं। तो इसे अभी रहने दीजिए। अब हम देखते हैं, क्या तुम। चाहो तो इसको यहां पे प्लीज को लिख लीजिए। प्लीज का मतलब क्या होता है? कृपया। क्या तुम कृपया। योर पेन एक मीनिंगफुल है। पेन योर हम कभी नहीं बोलते, तो हम इसे हिंदी में भी वही बोलेंगे, आपका पेन। क्या तुम आपका पेन। मी यानी क्या होता है? मुझे। मुझे। गिव यानी दे सकते हो। गिव यानी देना। कुड यानी, देखिए कुड का मतलब होता है लोगे या दोगे के मीनिंग में होता है। क्या तुम कृपया आपका पेन मुझे देना। तो देखिए कुड और गिव को हम एक साथ साथ रखेंगे। क्यों? क्योंकि कुड क्या है? मॉडल। मॉडल के साथ क्या लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब को मॉडल क्या आए? अकेला आए, ठीक है। जब मॉडल अकेला आए, तो अकेले मॉडल के साथ हमेशा क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ऐसे सेंटेंस में मॉडल के साथ जब वर्ब आती है, तो उसको एक साथ ही पढ़ा जाता है। तो कुड गिव का मतलब क्या होगा? दोगे। तो क्या बना सेंटेंस हमारा? क्या तुम कृपया आपका पेन मुझे दोगे। अब देखिए कुछ स्टूडेंट के मन में यह भी चल रहा होगा कि सर ये मुझे पहले आना चाहिए था,
लेकिन जिस तरीके से हमारा फॉर्मेट होता है, जिस तरीके से हमारे सेंटेंस का फॉर्मेट होता है, अगर आप फॉलो करोगे तो उसी तरीके से आपका सेंटेंस भी बनना चाहिए। तो क्या बना सेंटेंस? कुड यू गिव मी योर पेन प्लीज। ये तो इंग्लिश में है, अब इसका हिंदी करते तो क्या होगा? क्या तुम कृपया आपका पेन मुझे दोगे? तो यह कृपया वर्ड लगा, इसका मतलब क्या है कि आप पोलाइटली किसी से क्या कर रहे हो? रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पे किसका यूज किया हमने? कुड का यूज किया। नेक्स्ट देखिए, नंबर थर्ड पे मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। यदि शुरू में क्या है? ब्लैंक हो, कोई सेंटेंस लिखा हुआ हो, लास्ट में केवल क्या आए? क्वेश्चन मार्क आए, तो क्या होगा? देखते हैं। जैसे सेंटेंस है हमारे पास, ब्लैंक, blank, you like to take some hot or cold, लास्ट में क्या? क्वेश्चन मार्क। तो बताइए कि क्या आएगा? तो मैंने जैसे आपको बताया था, आपको क्या रख देना है यहाँ पे? वुड। क्या रख देना है? वुड। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर आपने विल भी बताया था और वुड भी बताया था, तो वुड को ही क्यों रखा है? क्या रीजन है कि वुड ही आएगा और विल नहीं आएगा? देखिए, अगर आप विल रखते हो तो विल 100% गलत होगा। अब क्या कोई बता सकता है कि क्यों गलत होगा? तो इसका आंसर भी इसी सेंटेंस में लिखा हुआ है। देखिए, ये जो लाइक टू है, इसकी वजह से क्या आ रहा है? वुड। तो समझ जाइए, देखिए दो चीजें हो गई। यदि लाइक टू का जिक्र किसी सेंटेंस में किया जाए और सेंटेंस के ओपनिंग में क्या हो? बिगिनिंग में क्या है? ब्लैंक आए, और लास्ट में आपको क्या नजर आए? क्वेश्चन मार्क। तो देखिए तीन चीज आ रही हैं, सेंटेंस के ओपनिंग में ब्लैंक, सेंटेंस के बीच में लाइक टू, और सेंटेंस के लास्ट में क्या? क्वेश्चन मार्क। तो ये भी एक तरह से ट्रिक का काम करेगा आपके लिए कि जब ये तीनों कंडीशन आपको नजर आ जाएं तो 100% किसका यूज होगा? वुड का यूज होगा। ओके, अब लास्ट देखते हैं हम। हमारे पास एक और मैंने आपको बताया था, क्या था? मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में क्या हो? बिगिनिंग में आए ब्लैंक, फिर इसके बाद में हमें सेंटेंस दिया गया हो, जैसे सेंटेंस है गॉड ब्लेस यू, और क्या आ रहा है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अभी तो क्या है, एक तरह से सिंपल सा हमारा सेंटेंस है, जैसे सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, जैसे सब दुनिया यूज करती है कि क्या आएगा इसमें? ऑब्वियसली जो आप समझ रहे हो वही आएगा। क्या आना चाहिए इसमें? मे तो आ गया, लेकिन माइट क्यों नहीं आएगा? माइट क्यों नहीं आ सकता? माइट गॉड ब्लेस यू, ये क्यों नहीं कहते हम हमेशा मे गॉड ब्लेस यू? यही क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए किसकी बात हो रही है? गॉड की। माइट क्या होता है? पास्ट, भूतकाल, यानी गुजरा हुआ, पहले का काम, पहले का टाइम, कोई बात हुई हो या पहले की घटना जो घट गई हो, तो उसके लिए हम माइट का यूज करेंगे। और मे क्या है? प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में इट मीन्स गॉड क्या है? ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, हमेशा हर जगह प्रेजेंट होता है, चाहे पास्ट हो या फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो। तो मे का यूज गॉड के साथ ही किया जाता है एक तरीके से ब्लेस देने के लिए। और जब कभी भी ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आप देख लो और सेंटेंस के शुरू में क्या है? ब्लैंक आए, तो हमेशा क्या आएगा? मे ही आएगा। ठीक है, अब जैसे एक माइट का और हम देख लेते हैं कि माइट का क्या होता है। वाक्य के शुरू में क्या आ रहा है? ब्लैंक आ रहा है,
यू स्टे हेयर a little longer। तो यहां पे क्या आएगा, माइट। देखिए ये मैंने क्यों यूज किया है, माइट यू स्टे हेयर अ लिटिल लॉन्गर। इट मीन्स इसका मतलब होता है क्या तुम कुछ देर के लिए यहां ठहर सकते हो। क्या तुम कुछ देर के लिए यहां ठहर सकते हो। देखिए पोलाइटली हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी से भी, इट मीन्स एक तो होता है पोलाइट रिक्वेस्ट और एक होता है मोर पोलाइट रिक्वेस्ट। तो मोर पोलाइट रिक्वेस्ट को यूज करने के लिए किसका यूज किया जाता है, माइट का यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैंने केवल आपको ट्रिक्स बताई है, ये केवल एक ट्रिक थी। अभी हमारे पास और भी ट्रिक्स हैं, तो और आगे के ट्रिक्स को जानने के लिए या देखने के लिए आप जुड़े रहना। ओके, थैंक यू। ठीक है, अब एक बार हम वापस से रिमाइंड कर लेते हैं कि आज हमने पढ़ा क्या है। ओके, शुरू से देखते हैं। मैंने आपको टॉपिक स्टार्ट किया था मॉडल्स से। मैंने आपको ये बताया था कि मॉडल्स होते क्या हैं। एक तरफ जैसे मैंने लिखा हुआ है एम फॉर मॉरलिटी, ओ फॉर ऑब्लिगेशन, डी फॉर ड्यूटी, ए फॉर एबिलिटी, एल फॉर लीगल सजेशन और एस फॉर सजेशन, एल फॉर लीगल एडवाइस या लीगल सजेशन, दोनों एक ही चीज होती है। तो ये तो क्या है, हमारे मॉडल्स की एक परिभाषा, डेफिनेशन। अगर आपसे कोई डेफिनेशन के लिए पूछे कि डेफिनेशन दीजिए तो आप क्या बोलोगे, मॉडल इज अ वर्ड दैट डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ मोरालिटी, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, एबिलिटी, लीगल एडवाइस एंड सजेशन, इट्स कॉल्ड मॉडल्स। देन इसके बाद में हमने एक सेंटेंस के थ्रू मॉडल्स को पहचाना कि मॉडल्स का यूज वाक्य में कहां पे किया जाता है। तो देखिए मैंने सेंटेंस लिखा था यू ought टू ओबे योर पेरेंट्स। यहां पे किसका यूज किया है, ought टू का। ought टू किसको शो करता है, नैतिकता को शो करता है। ought टू क्या बताता है, नैतिकता। तो मैं केवल अभी आपको इस मॉडल्स के एम मोरालिटी के बारे में बता रहा हूं। यू ought टू ओबे योर पेरेंट्स मीन्स क्या था, इसका मतलब देखिए तुम्हें तुम्हारे माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई जिन स्टूडेंट को पढ़ने में इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करने में दिक्कत होती है, तो मैंने क्या कहा था उनके लिए कि आपको जो जो वर्ड्स आते हैं उनकी मीनिंग लिख लीजिए। ठीक है, देन उसके बाद में क्या करना है कि जो आपके पास आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को ही लिखना है। तुम्हें, जैसे यू मतलब तुम्हें बताया था मैंने, तुम्हें, और लास्ट में जाइए और लास्ट में पीछे से जो भी वर्ड्स आ रहे हैं उनको लिखते जाइए। यू मीन्स तुम्हें तुम्हारे माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो सेंटेंस हमारा क्या बना, तुम्हें तुम्हारे माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने, मॉडल्स को हमने टू काइंड्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट टाइप के कौन से होते हैं, प्योर मॉडल्स, और सेकंड टाइप के कौन से होते हैं, सेमी मॉडल्स। जरा आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, मैं आपको समझा देता हूं। प्योर मॉडल्स क्या बताए थे, जो हेल्पिंग वर्ब के समान ही मॉडल काम करे, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और ought टू हमारे प्योर मॉडल्स होते हैं क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे आते हैं। सेमी मॉडल्स के बारे में मैंने क्या बताया था कि वे मॉडल जो वर्ब के ही रूप होते हैं या जिन्हें जो वर्ब होती है उन्हें ही मॉडल्स मान लिया जाता है। तो नीड, यूज्ड और डेयर हमारी क्या होती हैं, वर्ब होती हैं, लेकिन इन वर्ब को हमने क्या मान लिया है, मॉडल। तो इनको क्या बोला गया, सेमी मॉडल्स। नेक्स्ट देखिए, आगे मैंने बताया, आपको एक ट्रिक बताई थी, नंबर 1 ट्रिक बताई थी। क्या बताया था कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में या ओपनिंग में
ब्लैंक आए, रिक्त स्थान आए, लास्ट में क्या हो, फुल स्टॉप हो, तो ऑलवेज किसका यूज करोगे, शुड का यूज करोगे। देन सेकंड ट्रिक क्या थी, सेकंड टाइप की, सेंटेंस के स्टार्टिंग में ब्लैंक हो, सेंटेंस लिखा हुआ हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क और सेंटेंस के बीच में कहीं पे भी आगे पीछे कहीं पे भी प्लीज वर्ड का यूज किया जाए, जो कि क्या शो करता है, रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट को शो करता है। ओके, तो रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे हम, कुड का या कैन का यूज करेंगे, लेकिन कैन फ्रेंडली वर्ड होता है इसलिए हमेशा कुड का यूज होगा। नेक्स्ट थर्ड में हमने देखा बिगिनिंग में ब्लैंक हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, तो विल का या वुड का यूज होगा। वुड के लिए मैंने आपको बताया था कि वुड का यूज यदि सेंटेंस में कहीं भी लाइक टू का यूज किया जाता है, मीन्स यदि सेंटेंस के स्टार्टिंग शुरू में ब्लैंक आए जो डिमांड करे कि कौन सा मॉडल्स आएगा, पूरा सेंटेंस लिखा हुआ हो, सेंटेंस के बीच में लाइक टू का जिक्र हो और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आए, तो हमेशा क्या आएगा, वुड का यूज करोगे। नंबर 4 पे मैंने आपको बताया यदि कोई सेंटेंस शुरू में ब्लैंक लेके आता है, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या क्वेश्चन मार्क लेके आता है, तो हमेशा मे का यूज होगा और माइट का यूज होगा। आगे फिर मैंने इसे आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाया था जो आपके सामने लिखे हुए हैं। शुड आई हेल्प हिम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, जैसे आपने क्या देखा, शुरू में क्या है, ब्लैंक है, लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप है, तो क्या होगा, शुड होगा। हमें सेंटेंस को पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर ये ट्रिक आप पहचान लोगे तो। दूसरा सेंटेंस क्या था, सेंटेंस के शुरू में ब्लैंक था, लास्ट में क्या है, प्लीज विद किसके साथ है, क्वेश्चन मार्क के साथ, तो क्या आएगा, कुड आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 3 पे हमने पढ़ा सेंटेंस के शुरू में ब्लैंक है, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है, केवल क्या है, क्वेश्चन मार्क, लेकिन सेंटेंस के बीच में क्या है, लाइक टू। तो मैंने क्या बताया था, यदि सेंटेंस के बिगिनिंग में क्या हो, सेंटेंस के बिगिनिंग में क्या हो, ब्लैंक हो, सेंटेंस लिखा हो, सेंटेंस के बीच में लाइक टू हो और सेंटेंस के लास्ट में क्या आए, क्वेश्चन मार्क आए, तो ऐसे सेंटेंस में ऑलवेज वी विल चूज वुड। हम किसका चुनाव करेंगे, हमेशा वुड का चुनाव करेंगे। लास्ट हमने देखा सेंटेंस के शुरू में ब्लैंक है, लास्ट में क्या आ रहा है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब विस्मयादिबोधक चिन्ह का यूज किया जाए और शुरू में क्या हो, ब्लैंक हो, तो हमेशा क्या होगा, मे का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, माइट का यूज भी होता है तो वो हम बाद में देखेंगे। सेंटेंस के शुरू में क्या है, ब्लैंक है और पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, लास्ट में क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। हमें पता है कि सेंटेंस में कहीं पर भी लाइक टू का यूज नहीं है, ना ही किसी प्लीज वर्ड का यूज है, तो यहाँ पे किसका यूज किया जा रहा है, माइट का। देखिए इस सेंटेंस में माइट का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि जब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं और इसका मीनिंग निकालते हैं तो क्या पता चलता